अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं है। अंधेरा वह जगह है जहाँ वो राज छुपते हैं जिन्हें दुनिया कभी नहीं देख पाती। क्या आप जानते हैं कि एक मुजरिम और एक आम इंसान में क्या फ़र्क होता है? बस एक गलत फैसला। लेकिन वो फैसला क्यों लिया गया, उसके पीछे की साजिश क्या थी और कानून की नज़रों से बचने के लिए उसने किस हद तक चालाकी दिखाई। स्वागत है आपका अपना चैनल ह्यूमनिज्म पर। और यहाँ हम सिर्फ जुर्म की खबरें नहीं सुनाते, बल्कि हम घुसते हैं उस मुजरिम के दिमाग में और परत दर परत खोलते हैं उस खौफनाक वारदात को। चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। 27 जुलाई 2014 का दिन था। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। शहर गहरी नींद में डूब चुका था। तभी एक युवक बदहवास हाल में स्वरूप नगर थाने में पहुंचा। उम्र करीब 26-27 साल, आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे, आवाज़ में हकलाहट थी। उसने बताया, कुछ बाइक सवार उसकी पत्नी को कार समेत उठा ले गए। पुलिस हरकत में आई, वायरलेस पर मैसेज दौड़ने लगे। करीब 2.5 घंटे बाद सुनसान इलाकों में एक कार मिली। पिछली सीट पर एक महिला की लाश थी। पहचान हुई, ज्योति श्यामदासानी। कुछ देर पहले जो थाने में रोते हुए मदद मांगने आया था, वो पीयूष श्यामदासानी था, शहर के रसूखदार कारोबारी का बेटा। 2000 के दशक का कानपुर शहर में दो सिंधी कारोबारियों की तूती बोलती थी। बिस्किट व्यवसायी ओम प्रकाश श्यामदासानी और पान मसाला किंग हरीश मखीजा। धंधा अलग था, लेकिन कम्युनिटी के प्रोग्राम में बात मुलाकात होती ही रहती थी। घर का आना जाना भी था। दोनों के बच्चे पीयूष श्यामदासानी और मनीषा मखीजा एक ही स्कूल में पढ़े, साथ खेले और बड़े हुए। वक्त के साथ दोस्ती गहरी हुई, हंसी मजाक भरोसे में बदला और भरोसा प्यार में। पीयूष ने घर में बात की। माँ ने कहा, लड़की ठीक है, परिवार भी जान पहचान की है। ओम प्रकाश जी बोले, हरीश भाई जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बस कुंडली दिखा लेते हैं, बाकी तो सब बढ़िया हैं। बस यही मामला अटक गया, पीयूष और मनीषा की कुंडली नहीं मिली। ओम प्रकाश ज्योतिष को बहुत मानते थे, अब ये रिश्ता उन्हें मंजूर नहीं था। रिश्ता वही टूट गया। दिन बीतते गए। पीयूष और मनीषा ने मिलना जुलना बंद कर दिया। कुछ समय बाद पीयूष के लिए जबलपुर से रिश्ता आया। दिग्गज कारोबारी शंकरलाल नागदेव की बेटी ज्योति। शादी पक्की हो गई। 28 नवंबर 2012 का दिन था। धूमधाम से ज्योति और पीयूष की शादी हो गई। दोनों परिवार खुश थे। ज्योति नए जिंदगी के सपने संजोए भरोसे के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन इस चमकती शुरुआत के पीछे सच्चाई छुपी थी। पीयूष अभी भी मनीषा को अपने दिल से निकाल नहीं पाया था। शादी की रस्मों के बीच उसका मन कहीं और अटका था। पीयूष और मनीषा का रिश्ता गहरा था। रोज की मुलाकातें, लंबी बातें और भविष्य के वादे। पीयूष और ज्योति बाहर से खुश नजर आते थे, लेकिन दोनों के रिश्ते ठीक नहीं थे। पीयूष अपनी गर्लफ्रेंड मनीषा को भूल नहीं पाता था, मगर जैसे ही पीयूष की शादी हुई, हालात बदल गए। परिवार का दबाव बढ़ा और दोनों ने मजबूरी में रिश्ता खत्म कर दिया। कम से कम बाहर से तो यही लगा। शादी के बाद कुछ महीने तक सब शांत रहा, न फोन न मैसेज। ऐसा लगा जैसे कहानी खत्म हो चुकी है। लेकिन पीयूष ज्यादा दिन खुद को रोक नहीं पाया। एक दिन कमरे में अकेला बैठा पीयूष मोबाइल घुमा रहा था। अचानक पीयूष ने मनीषा को मैसेज करके उसका हाल पूछा। कुछ देर बाद मनीषा का जवाब आया कि वो ठीक है और उसने पीयूष का हाल जानना चाहा। पीयूष ने लिखा कि उसे बस यूं ही उसकी याद आ गई थी, जिस पर मनीषा ने सवाल किया कि उसे अब याद आई है। पीयूष ने स्वीकार किया कि याद तो उसे हर दिन आती थी। धीरे धीरे उनकी बातचीत का सिलसिला बढ़ता गया। कुछ दिनों बाद जब मनीषा का फोन आया तो पीयूष ने देखा कि उसका नंबर अब भी फोन में सेव था। पीयूष ने एक पल के लिए अपनी सांसें रोकी और फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से मनीषा ने उसे हेलो कहते हुए उसका हाल पूछा। पीयूष ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे उसकी आवाज सुनकर अच्छा लग रहा है, जिस पर मनीषा ने भी अपनी सहमति जताई। जब पीयूष ने कहा कि उसे लगा था कि सब खत्म हो गया है, तब मनीषा ने धीमे से जवाब दिया कि कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। दोनों के दिल फिर से बोलने लगे थे। फोन कॉल लंबी होने लगी और चोरी छिपे मुलाकातें भी शुरू हो गई। पीयूष भूल गया था कि अब वो शादीशुदा है। उधर मनीषा के लिए रिश्ते आ रहे थे। एक दिन मनीषा की आवाज बुझी बुझी सी लग रही थी। जब पीयूष ने उससे इसकी वजह जाननी चाहिए तो मनीषा ने बताया कि उसके लिए एक रिश्ता आया है और वे लोग आज उसे देखने के लिए आ रहे हैं। यह सुनकर पीयूष खामोश हो गया। तब मनीषा ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि यदि उसकी शादी तय हो गई तो वे लोग फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। पीयूष के अंदर कुछ टूट गया। ये उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था। मनीषा अब उसका पुराना प्यार नहीं, जुनून बन चुकी थी। उस एक फोन कॉल के बाद पीयूष पूरी तरह बदल गया। न जाने कैसे उसने मनीषा का रिश्ता पक्का नहीं होने दिया। अब उसके दिमाग में अजीब सी बेचैनी और गुस्सा करने लगा। वह रात भर घर से गायब रहता। इधर ज्योति उसके इंतजार में घुलती रहती। दोनों के
रिश्ते में चुप्पी बढ़ती जा रही थी, दरारें गहरी हो रही थी। उस दिन रात के 2 बज रहे थे जब पीयूष घर लौटा। ज्योति ने खुद को संभालते हुए पीयूष से पूछा कि वह कहाँ था। अपने जूते उतारते हुए पीयूष ने जवाब दिया कि उसे कुछ काम था। यह सुनते ही ज्योति गुस्से से कांपने लगी और सवाल किया, क्या उसे हर रात काम होता है? इस पर पीयूष ने चिढ़ते हुए उसे ज्यादा पूछताछ न करने की सलाह दी। ज्योति ने दृढ़ता से कहा कि वह उसकी पत्नी है, इसलिए वह जरूर पूछेगी। पीयूष ने पलटकर उससे सवाल किया कि क्या उसे हर बात बतानी होगी। तब ज्योति ने उससे कहा कि अगर वह हमेशा ऐसा ही था तो उसने शादी ही क्यों की। पीयूष ने झुंझलाते हुए तर्क दिया कि लोग बदल जाते हैं, जिस पर ज्योति ने संदेह जताते हुए पूछा कि क्या लोग बदल जाते हैं या फिर जिंदगी में कोई और आ जाता है। यह सुनकर पीयूष की आंखों में गुस्सा उतर आया और उसने ज्योति पर छोटी छोटी बातों पर ड्रामा करने का आरोप लगाया। ज्योति ने ऊंची आवाज में कहा कि अब तो ड्रामा ही उसकी जिंदगी बन गई है। पीयूष ने उससे विनती की कि उसे शांति से जीने दिया जाए। तब ज्योति ने बेहद थकी हुई आवाज में खुद के अस्तित्व और अपनी स्थिति के बारे में सवाल किया। पीयूष बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद उसने मनीषा को फोन किया और पूरी बात बताई। दोनों एक बात पर आकर टिक गए, अगर ज्योति रही तो दोनों साथ नहीं आ पाएंगे। शुरुआत में ये बातें हल्की फुल्की थी, कभी गुस्से में कही गई, कभी बेबसी में। काश वो बीच में न होती, सब कुछ कितना आसान हो जाता। लेकिन धीरे धीरे ये बातें सोच में और फिर इरादे में बदलने लगी। पीयूष के दिमाग में अब एक ही सवाल घूमता रहता था कि ज्योति को कैसे हटाया जाए। मनीषा भी इस प्लानिंग के बराबर की हिस्सेदार थी। एक दिन उसने पीयूष को अपने ड्राइवर अवधेश के बारे में बताते हुए कहा कि वह उसे जानता है और जरूरत पड़ने पर वह कुछ भी कर सकता है। इसी के साथ उनके साजिश के एक ठोस रूप लेना शुरू कर दिया। मनीषा ने अवधेश से संपर्क किया और पहले उसे इशारों से बात समझाई, फिर साफ शब्दों में पूरी योजना बता दी। चूंकि यह काम अकेले अवधेश के बस का नहीं था, इसीलिए इस साजिश में 3 और लोगों को शामिल किया गया, जिनके नाम रेनू उर्फ अखिलेश, सोनू और आशीष थे। पैसों की बात भी फाइनल हो गई। एक बार फिर से प्लानिंग हुई। इसका मास्टरमाइंड पीयूष था। पीयूष काफी होशियार था। वो जानता था कि अगर मर्डर सीधे तरीके से हुआ तो पुलिस उस पर शक कर सकती है। वो चाहता था सब नॉर्मल दिखे। इसके बाद 13 जुलाई 2014 को पीयूष ने मुस्कुराते हुए ज्योति से कहा कि आज संडे है, इसीलिए वे बाहर डिनर पर चल सकते हैं, क्योंकि मौसम भी काफी सुहावना है। यह सुनकर ज्योति को आश्चर्य हुआ और उसने पीयूष से पूछा कि वह अचानक ऐसा कैसे कह रहा है। तब पीयूष ने हल्के अंदाज में जवाब दिया कि उस दिन उनसे कुछ ज़्यादा ही बहस हो गई थी। पीयूष की यह बात सुनकर ज्योति खुश हो गई और उसने पूछा कि वे कहाँ जाएंगे। पीयूष ने उसे पूरी छूट देते हुए कहा कि वे वहीं चलेंगे जहां वो कहेगी। ज्योति ने हंसते हुए टिप्पणी की कि वो बहुत दिनों बाद यह सुन रही है। ज्योति काफ़ी खुश थी क्योंकि काफ़ी अरसे बाद वे दोनों बाहर जाने वाले थे, जबकि पीयूष के चेहरे पर पिछली कड़वाहट का अफसोस साफ झलक रहा था। शाम ढलने लगी थी कि तभी अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बाहर झांकते हुए पीयूष ने चिंता जताई कि ऐसे मौसम में भयंकर ट्रैफिक होंगे। ज्योति ने सुझाव दिया कि वे थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं और बारिश के रुकने की उम्मीद कर सकते। हालांकि मौसम पीयूष की योजना के अनुकूल नहीं था। वो चाहता था कि बारिश रुक जाए, लेकिन बारिश और तेज होती गई। पीयूष ने ठंडी आवाज में कहा कि अब वे बाहर नहीं जा पाएंगे। पीयूष का जवाब सुनकर ज्योति की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसने याद दिलाया कि उसने तो चलने के लिए कहा था। पीयूष ने बाहर के मौसम और कानपुर के ट्रैफिक का हवाला देते हुए समझाया कि एक बार फंसने पर घंटों लग सकते हैं। ज्योति ने धीरे से उसकी बात मान ली। बारिश ने पीयूष के प्लान पर पानी फेर दिया। साजिश वही रुक गई। फिर भी कहानी खत्म नहीं हुई थी। सब कुछ फिर से तय किया गया। तारीख तय हुई 20 जुलाई, यानी अगला रविवार। जगह और टाइमिंग बदली गई। पीयूष इस बार ज़्यादा सतर्क था, लेकिन इस बार भी सारी प्लानिंग धरी रह गई। ज्योति ने बाहर जाने से मना कर दिया। 2 नाकाम कोशिशों से पीयूष और ज़्यादा बेचैन होता जा रहा था। इसके बाद 27 जुलाई की रात थी। पीयूष ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए जोर दिया कि उन्हें आज तो बाहर चलना ही चाहिए, क्योंकि कई रविवारों से यह बात टल रही थी। ज्योति ने उसे गौर से देखते हुए कहा कि वह आज कुछ अलग लग रहा है। पीयूष ने हंसकर जवाब दिया कि इसमें अलग कुछ नहीं है, बस उसका बाहर जाने का मन है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद ज्योति चलने के लिए तैयार हो गई। रात करीब 10 बजे जब वे घर से निकले तो पीयूष ने गाड़ी चलाते हुए होटल वरांडा जाने का सुझाव दिया और वहां के कोफ्तों की तारीफ की। ज्योति ने भी मुस्कुराते हुए सहमति जताई कि वहां गए काफ़ी वक्त हो गया है। शहर की शांत सड़कों पर कार आगे बढ़ने लगी। हालांकि पीयूष ने बहुत उत्साह दिखाया था, लेकिन कार के भीतर सन्नाटा पसरा था। जब ज्योति ने इसकी वजह पूछी तो पीयूष ने इसे सामान्य बताया और ज्योति से ही कोई बात करने को कहा। ज्योति ने बाहर देखते हुए मौसम के ठीक होने का जिक्र किया, जिस पर पीयूष ने धीमे से कहा कि इस बार कुछ नहीं बिगड़ेगा।
ज्योति के दोबारा पूछने पर पीयूष ने बात टाल दी और उसके साड़ी की तारीफ करने लगा। कार आगे बढ़ती रही और पीयूष की बेचैनी भी हर मोड़ पर गहरी होती गई। होटल पहुंचने पर भी दोनों के बीच सन्नाटा बना रहा। ज्योति ने पीयूष की चुप्पी पर सवाल उठाया तो उसने थकान का बहाना बनाया। ज्योति ने पूछा कि यदि वो थका था तो डिनर का प्लान क्यों बनाया, जिस पर पीयूष ने तर्क दिया कि बिजनेस में स्ट्रेस तो होता ही है और यह प्लान काफ़ी समय से लंबित था। तभी एक जरूरी मैसेज का हवाला देकर पीयूष ने मोबाइल उठा लिया। ज्योति ने दुखी होकर कहा कि उसे लगा था कि वे बात करेंगे और सब ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पीयूष ने पहले खाना खाने की बात कही। इसी बीच पीयूष का फ़ोन वाइब्रेट हुआ और वह अचानक उठ खड़ा हुआ। ज्योति के पूछने पर उसने बताया कि एक ज़रूरी फ़ोन है और वह बात करके अभी आता है। जब ज्योति ने वही बात करने को कहा तो पीयूष ने झुंझलाते हुए कहा कि बात ज़रूरी है और वहाँ नहीं हो सकती। होटल से बाहर जाकर पीयूष ने फ़ोन पर फुसफुसाते हुए तैयारी के बारे में पूछा। दूसरी तरफ से जवाब आया कि वे सब तैयार हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। पीयूष ने सख्त लहजे से हिदायत दी कि आज कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। पीयूष के वापस लौटने से पहले ही खाना मेज पर आ चुका था, लेकिन अब उन दोनों के बीच बातचीत पूरी तरह बंद हो गई थी। ज्योति मायूस होकर खाना खाने लगी और यदि वह कुछ कहती भी तो पीयूष केवल सिर हिला हिलाकर जवाब दे देता, क्योंकि उसका ध्यान पूरी तरह से कहीं और था। उसकी नज़र बार बार अपने मोबाइल पर जा रही थी और वह बीच बीच में खाना छोड़कर फ़ोन पर बात करने चला जाता था, क्योंकि वह अपनी योजना में कोई भी चूक नहीं होने देना चाहता था। करीब 11:30 बजे डिनर के बाद वे दोनों होटल से निकले और उनकी कार घर की ओर बढ़ने लगी। सड़कें सुनसान थी, रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। तभी अचानक पीछे से बाइक के हॉर्न की तेजी आवाज़ें सुनाई देने लगी। ज्योति ने घबराते हुए पीयूष से कहा कि वह बाइक इतनी तेज क्यों आ रही है। इस पर पीयूष ने सामने की ओर देखते हुए कहा कि शायद वे लोग आगे निकलना चाहते हैं। अचानक ब्रेक लगने की तेज आवाज़ आई और 2 बाइकें कार के सामने आकर रुक गई। कुल 4 लोगों ने पल भर में कार को चारों तरफ से घेर लिया। घबराकर ज्योति चिल्लाई और उनसे जानना चाहा कि वे क्या कर रहे हैं। उनमें से एक आदमी ने तुरंत कार की चाबी निकाल ली और पीयूष का कॉलर पकड़कर उसे बाहर खींच लिया, जिस पर पीयूष ने डरते हुए उनसे उनकी पहचान और मकसद पूछा। दूसरे आदमी ने उसे बाहर निकालने का आदेश दिया। ज्योति काफ़ी घबरा चुकी थी। तभी एक आदमी ने उसे भी ज़बरदस्ती बाहर खींच लिया। पीयूष ने चिल्लाकर उन्हें अपनी पत्नी से दूर रहने और उसे न छूने की चेतावनी दी। इसी बीच उस आदमी ने ज्योति को पीछे की सीट पर धकेल लिया और खुद भी बैठ गया। 2 आदमी आगे की सीटों पर जा बैठे और चौथे आदमी ने पीयूष को जोर से धक्का देकर खुद भी पीछे की सीट संभाल ली। उसके बैठते ही कार तेजी से वहां से निकल गई। धक्के के कारण पीयूष लड़खड़ा कर गिर गया था, लेकिन वह तुरंत उठा और ज्योति का नाम पुकारते हुए कार के पीछे दौड़ने लगा। जब तक कार काफ़ी दूर निकल चुकी थी तब पीयूष ने जेब से मोबाइल निकालकर ज्योति को फ़ोन किया। फ़ोन उठते ही उसने ज्योति की चीखें सुनाई देने लगी। पीयूष ने रोते हुए उसे आशा दिलाया कि वह वही है और उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह पुलिस के पास जा रहा है। तभी एक खुरदरी आवाज़ सुनाई दी और फ़ोन कट गया। रात करीब 12:30 बज रहे थे। पीयूष घबराहट में कांपती आवाज़ के साथ स्वरूप नगर थाने पहुंचा और वहां मौजूद दरोगा को सूचना दी कि बदमाशों ने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया है। दरोगा ने उसे शांत करने की कोशिश की और पानी पिलाते हुए पूरा मामला बताने को कहा। पीयूष ने बिना पानी पिए एक ही बार में पूरी घटना सुना दी, जिसे सुनकर दरोगा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत वायरलेस पर सूचना प्रसारित करने का आदेश दिया। मुंशी ने फौरन सभी थाने को सफ़ेद होंडा एकार्ड गाड़ी नंबर UP 78BR 5009 और 4 बदमाशों द्वारा एक महिला के अपहरण की जानकारी भेज दी। जब दरोगा ने पीयूष से पूछा कि क्या उसने बदमाशों के चेहरे देखे थे, तो पीयूष ने अंधेरा होने के कारण इनकार कर दिया। इसके बाद दरोगा ने पूरे शहर में नाकाबंदी करने का निर्देश दिया। इसी बीच पीयूष के पिता ओम प्रकाश श्याम दसानी बदहवास हालत में थाने पहुंचे और अपने बेटे के बारे में पूछा। उन्हें देखकर पीयूष टूट गया और रोते हुए बताया कि वे ज्योति को ले गए। ओम प्रकाश ने हाथ जोड़कर इंस्पेक्टर से अपना बहू को ढूंढने की गुहार लगाई, जिस पर दरोगा ने उन्हें पूरी फोर्स के लगे होने का भरोसा दिलाया। चूँकि मामला एक नामी बिजनेसमैन के परिवार से जुड़ा और हाई प्रोफाइल था, इसलिए कानपुर पुलिस पूरी तरह सक्रिय हो गई और सड़कों पर गाड़ियां दौड़ने लगी। रात करीब 2 बजे पुलिस को वह कार मिल गई, जिसके दरवाजे लॉक थे। दरोगा ने जब कार के भीतर झांका तो वहां ज्योति की लहूलुहान लाश पड़ी थी। शीशा तोड़कर लाश
बाहर निकाली गई और एक सिपाही ने बताया कि शरीर पर चाकू के कई वार किए गए हैं। अपहरण का यह मामला अब हत्या में बदल चुका था। तभी मौके पर कानपुर जोन के आईजी आशुतोष पांडे पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। दरोगा ने उन्हें महिला की मृत्यु और कार मिलने की जानकारी दी। तब आईजी ने लूट के इरादे से हत्या की संभावना जताई। तब दरोगा ने एक बड़ी उलझन की ओर इशारा किया। उन्होंने बताया कि मृतका के शरीर पर गहने और कार में मोबाइल सुरक्षित थे। यहाँ तक कि कार भी बड़े सलीके से खड़ी की गई थी। आईजी यह सुनकर चौंक गए, क्योंकि मामला अब लूट का नहीं लग रहा था। दूसरी ओर पीयूष का रो रो कर बुरा हाल था और मीडिया से बात करते हुए वह बार बार टूट रहा था। पोस्टमार्टम में पता चला ज्योति की बॉडी पर चाकू के 17 बार निशाने थे। ये किसी पेशेवर का काम नहीं था। इसके अलावा कार से 3 चाकू भी बरामद हुए थे, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हुआ था। केस में हर कदम पर नए सवाल खड़े हो रहे थे। पीयूष पर पुलिस का शक गहरा रहा था। मोबाइल होते हुए भी उसने पुलिस को फ़ोन नहीं किया। 1 घंटे बाद खुद पुलिस थाने पहुंचा। मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए बिना ठोस सबूत के हाथ डालना ठीक नहीं था। होटल की सीसीटीवी वीडियो निकलवाया गया। फुटेज में पीयूष नॉर्मल नहीं दिख रहा था। माहौल वैसा नहीं था जैसा पीयूष ने बताया था। न हंसी न लंबी बातचीत। ज्योति बात कर रही थी, लेकिन पीयूष का ध्यान कहीं और था। उसकी टी शर्ट भी बदली हुई थी। वो किसी और टी शर्ट में पुलिस स्टेशन पहुंचा था। एक ही रात में कपड़े बदलने की यह बात आईजी आशुतोष पांडे को खटक गई। वो केस पर बारीकी से नज़र बनाए हुए थे। अब हर बयान, हर मिनट और हर हरकत को बारीकी से परखा जा रहा था। जांच आगे बढ़ी तो सड़क ने भी सवाल पूछ लिए। जिस जगह पर कार रोके जाने की बात कही गई थी, वहां अचानक ब्रेक लगने के निशान नहीं थे। अब लूट की कहानी कमजोर पड़ रही थी। इसी बीच मीडिया की भीड़ बढ़ती जा रही थी। टीवी कैमरे, सवालों की बौछार, ब्रेकिंग न्यूज, हर अपडेट सुर्खी बन रही थी। पुलिस पर दबाव बढ़ रहा था। पुलिस को पहला ठोस सबूत मिला। कॉल डिटेल रिकॉर्ड से एक नंबर सामने आया। पीयूष घंटों इस नंबर पर बात करता था। पता चला नंबर मनीषा का है। घटना के दिन पीयूष ने उस नंबर पर 9 मिनट में ही करीब 150 SMS किए थे। पुलिस का शक यकीन में बदल रहा था। 31 जुलाई 2014 पुलिस ने पीयूष और मनीषा को हिरासत में ले लिया। दोनों को सामने बैठाकर पूछताछ हुई। पीयूष की गढ़ी हुई कहानी दरकने लगी। आखिरकार उसने सच कबूल कर लिया। पीयूष ने कबूला कि ज्योति को मारने के लिए उसने 4 लोगों को तैयार किया था। साजिश की तस्वीर साफ होने लगी थी। गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले मनीषा के ड्राइवर अवधेश को पकड़ा गया। उसके बाद सोनू, रेनू और आशीष भी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। पूछताछ के दौरान अवधेश ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि उसने ज्योति की हत्या के लिए पास के एक शॉपिंग मॉल से खुद चाकू खरीदा था। जब पुलिस ने उससे पूछा कि उसे ऐसा करने के लिए किसने कहा था, तब उसने नजरें मिलाए बिना जवाब दिया कि पीयूष ने ही उसे इसके लिए पैसे दिए थे और हिदायत दी थी कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दरोगा ने जब उससे सख्ती से पूछा कि क्या उसने हत्या के लिए 17 बार चाकू मारा था, तो अवधेश ने स्वीकार किया कि पीयूष ने ही उसे तब तक चाकू मारने का निर्देश दिया था जब तक कि ज्योति की सांसों न उखड़ जाएं। यह सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। पुलिस ने जब यह जानना चाहा कि क्या हत्या के वक्त पीयूष वहां मौजूद था, तो अवधेश ने बताया कि वह वहां नहीं था, बल्कि फोन पर ज्योति की चीखें सुन रहा था और यह सब उसी की योजना का हिस्सा था। अब पुलिस के पास केस की हर कड़ी मौजूद थी। वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद हो गई और सोनू व रेनू के खून से सने कपड़े भी मिल गए। सीसीटीवी फुटेज में रेनू और आशीष चाकू खरीदते हुए दिखाई दिए और अंततः हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया। अब पुलिस के पास न केवल बयान थे, बल्कि सबूतों की एक मजबूत श्रृंखला भी थी। लंबी कानूनी बहस और सबूतों की परतों को परखने के बाद घटना के 8 साल बाद इंसाफ की घड़ी आई। 21 अक्टूबर 2021 को अपर सेशन जज अजय कुमार त्रिपाठी ने पीयूष, मनीषा, ड्राइवर अवधेश और उसके साथियों रेनू उर्फ अखिलेश, सोनू और आशीष समेत सभी 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि इस फैसले को बाद में हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट के मामले की नए सिरे से समीक्षा की और लंबी सुनवाई के बाद 8 दिसंबर 2024 को अपना फैसला सुनवाया। अदालत ने मनीषा के अलावा अन्य सभी दोषियों की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी, जबकि मनीषा को केस से बरी कर दिया गया। कोर्ट का मानना था कि साजिश में मनीषा की संलिप्तता के पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है।